मंत्री जितेंद्र अहवाड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री हैं जितेंद्र अहवाड़, वो कोरोना से संक्रमित हैं। आवास मंत्री का दायित्व जितेंद्र अहवाड़ के पास है, उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महाराष्ट्र में इस समय देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं और ऐसे में मंत्री जितेंद्र अहवाड़ को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब यह बड़ा सवाल है कि जितेंद्र अहवाड़ पिछले दिनों में कितने लोगों के संपर्क में आए, कितने मंत्रियों के संपर्क में आए हैं और सरकार के किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि लॉकडाउन है, ज्यादातर मंत्री भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनके स्टाफ मेंबर्स को भी वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। लेकिन कोरोना के खिलाफ महाराष्ट्र इस समय जिस तरीके से जूझ रहा है, ऐसे में क्या कैबिनेट की मीटिंग्स हुई हैं, क्या जितेंद्र अहवाड़ उन मीटिंग्स का हिस्सा रहे, यह एक बड़ा सवाल होगा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है और इस सब में महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र अहवाड़ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले 24 घंटे में 778 नए मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं कोरोना के, जिनमें से 552 अकेले मुंबई में है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं महाराष्ट्र में कोरोना का कहर किस कदर हावी हो चुका है। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा लगभग 6,500 के करीब पहुंच चुका है और ऐसे में मंत्री जितेंद्र अहवाड़ का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना यह अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक खबर है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह फाइल तस्वीर है मंत्री जितेंद्र अहवाड़ की। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसका सोर्स क्या रहा, किसके संपर्क में आने की वजह से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अब इसकी भी जांच होगी और साथ ही इसकी भी जांच होगी कि पिछले कुछ दिनों में मंत्री जितेंद्र अहवाड़ किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, सरकार के कौन कौन से मंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं, मीटिंग्स की हैं, किन किन अधिकारियों के वो संपर्क में आए हैं, उन सभी लोगों की जांच होगी और उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 552 नए कोरोना मरीज आए हैं और 778 नए मरीज पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में पाए गए, जिसके साथ महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा लगभग 6,500 के पास पहुंच चुका है। तो इसी बड़ी खबर के साथ कोरोना के बारे में पूरी देश दुनिया का हाल जानने के लिए आपको ले चल रहे हैं श्वेता के पास, जो लगातार ग्राउंड जीरो से आपको पूरी कोरोना रिपोर्ट पिछले कई दिन से दिखा रही। श्वेता। शुक्रिया रोहित। खबरदार में ये जो खबर आपने बताई वो चिंताजनक खबर की श्रेणी में हम रखते हैं, क्योंकि खबरदार में खबरों को देखने का जो लेंस है उसे हमने जरा अलग अलग बांट कर रखा है कि कौन सी अच्छी खबर है, कौन सी चिंताजनक खबर है और साथ ही कौन सी खबर है जो आपके काम की खबर है। तो आज अगले 1 घंटे में हम आपको ऐसी ही अलग अलग खबरें देंगे। सबसे पहले जो चिंता आपके मन में घर की हुई है वो ये कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या फिर नहीं खत्म होने वाला है। क्या 3 मई से आगे लॉकडाउन बढ़ सकता है? ये चिंताजनक खबर सबके मन को सता रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही लॉकडाउन 2.0 के लिए जो समय दिया था, जो 3 मई तक का समय दिया था, उसमें एक अहम पड़ाव यह है कि 27 तारीख को यानी सोमवार को अलग अलग राज्यों की से उनके मुख्यमंत्रियों से उनकी बैठक है और उसके बाद देखना है कि लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा। भारत को कितने दिन लॉकडाउन में रहना होगा, लॉकडाउन पर भारतीय राज्यों की राय क्या है, मंत्रियों से जरा हम लॉकडाउन फॉर्मूला भी सुनेंगे। भारत में कोरोना के केस 21,000 से पार जा चुके हैं। पर इस सब के बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में कोरोना वायरस से जंग जीतने वाले मरीजों की संख्या 19.89% है, लगभग 20%। अच्छी खबर यह भी है कि ऐसे शहरी इलाके जो हॉटस्पॉट नहीं है वहां बिजली की दुकानें खुलेंगी, स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी। चिंताजनक खबर यह है कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में एक ही गली में कोरोना के 46 मरीज मिल गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 2,248 मामले आ चुके हैं अब तक।
चिंताजनक खबर यह भी है कि गुजरात और खास तौर पर अहमदाबाद में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अहमदाबाद में 60 से अधिक लोग सब्जी वालों से संक्रमित हुए हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि सब्जी खरीदते हुए कोरोना से कैसे बचें? सब्जी को सैनिटाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गुजरात की महिलाओं ने इसका क्या तोड़ निकाला है और वैज्ञानिक सब्जियों को साफ करने पर क्या सलाह दे रहे हैं? ये आपके सरोकार की खबर है, इसे सुनिएगा जरूर। चिंताजनक खबर यह भी है कि वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से मिलने वाले अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भी अतिरिक्त महंगाई राहत भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता रहेगा। इसका असर 1 करोड़ 10 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा। आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ को 4% बढ़ाया था। अब इसे रोकने से केंद्र सरकार के करीब 37,000 करोड़ रुपए बचेंगे, जो कोरोना काल में काम आ सकते हैं। अच्छी खबर यह भी कि नासा की एक स्टडी से यह पता चला है कि आजकल उत्तर भारत की हवा पिछले 20 साल में सबसे स्वच्छ है। वैसे इसके लिए किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी सांस के साथ हवा की स्वच्छता को महसूस कर रहे होंगे। और एक अच्छी खबर यह भी कि ब्रिटेन में सुपर वैक्सीन का ट्रायल आज से शुरू हो गया है। ट्रायल सफल होने पर यह टीका सितंबर तक सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको लॉकडाउन की बात बताएंगे, क्योंकि आपके मन में यह सवाल इस समय चल रहा होगा कि 3 मई तक क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या उसके आगे बढ़ेगा। अलग अलग राज्यों की क्या राय है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ हरियाणा के भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जुड़ रहे हैं। उन दोनों से हम बातचीत करें उससे पहले जरा आपको लॉकडाउन का हाल बताते हैं, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, यह बहुत हद तक निर्भर करेगा सोमवार को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, कि राज्यों को अपना अपना फैसला लेने दें या फिर नेशनल लॉकडाउन इस तरीके से आगे बढ़े। इस सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी आज बैठक की और उसके बाद ये कहा है कि हमारी तैयारियां पर्याप्त नहीं है लॉकडाउन खुलने के बाद आने वाले दिनों के लिए। आइए आपको पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। भारत ने संपूर्ण लॉकडाउन के 30 दिन देख लिए और अभी कम से कम 3 मई तक और लॉकडाउन बरकरार रखना है। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे अहम सवाल घुमड़ने लगा है वो ये कि क्या लॉकडाउन 3 की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाना पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब तलाशें उससे पहले लॉकडाउन के अब तक के नतीजों पर सरकार की राय जान लीजिए। आज लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हुए। वी बीन एबल टू कट ट्रांसमिशन, मिनिमाइज स्प्रेड एंड इंक्रीज दी डबलिंग डेज। और सरकार ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसने ये सुनिश्चित किया है कि इन दीज 30 days we remained more or less stable. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। लॉकडाउन से लेकर देश पर पड़ रहे आर्थिक असर के मुद्दे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उठ सकते हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के तेवर क्या हो सकते हैं, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया। Since our last meeting 3 weeks ago, the pandemic has increased disturbingly, both in spread and in speed. The lockdown continues, and all sections of our society continue to face acute hardship and distress, particularly our kisans, our khet mazdoors, our migrants, labor, construction workers, and workers in the unorganized sector. As we all know, trade, commerce, and industry have come to a virtual halt, and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea
on how the situation will be managed after May the 3rd. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये भी कहा गया कि लॉकडाउन 1 में ही 12 करोड़ नौकरियां चली गईं और अब सरकार को हर एक गरीब परिवार को 7,500 रुपयों की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि केंद्र को राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करना चाहिए। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर 3 स्तरों वाली रणनीति के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए कहा है। अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्रियों को लिखा है, भारत सरकार को राज्यों को 3 महीने का विशेष कोविड रेवेन्यू ग्रांट देना चाहिए। वित्त आयोग की जो मौजूदा सिफारिशें हैं उनकी समीक्षा हो। इसके अलावा वित्त आयोग की 5 वर्षीय रिपोर्ट 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो, न कि 1 अप्रैल 2020 से, ताकि राज्यों पर कोविड-19 से पड़े आर्थिक असर का आकलन हो सके। साफ है कि मोदी सरकार पर कांग्रेस अब पूरी तरह आक्रामक होने का मन बना चुकी है, लेकिन रणनीति बीजेपी की भी साफ है। पार्टी लॉकडाउन पर सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है कि सच्चाई खुद सबूत दे रही है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है। जिस तरह वो कोविड-19 महामारी से निपट रहे हैं, भारतीयों और दुनिया भर की मदद कर रहे हैं। हर भारतीय सुरक्षित महसूस कर रहा है और उनके नेतृत्व पर भरोसा करता है। अमित शाह का ये ट्वीट लगभग उसी समय आया जब सोनिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सरकार पर हमले कर रही थी। कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है, जबकि उनको सकारात्मक राजनीति का परिचय देने का एक मौका था। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कोरोना से मुकाबला अपनी जगह। और 3 मई तक के लॉकडाउन की अगर बात है तो उससे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत हद तक निर्भर करेगा कि राज्यों को क्या, उनकी अपनी क्या समीक्षा है मौजूदा हालात पर। हमारे साथ इस समय राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और साथ में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जुड़े हुए हैं। पहले राजस्थान का रुख करना चाहूंगी मैं सचिन जी, और आपसे जानना चाहूंगी कि भले ही एक हिस्सा बहुत अच्छे से आप लोग नियंत्रण में करते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक जयपुर के अंदर ही मामले एक के बाद एक आने लगते हैं और पता चलता है कि नहीं, अभी तो कंट्रोल में है नहीं। ऐसे में लॉकडाउन हटे रहे, चरणबद्ध तरीके से हटे, इन चीजों को लेकर क्या राज्य सरकार में अभी पसोपेश है या आप लोगों को लगता है लॉकडाउन चलते रहना चाहिए? लगातार चर्चा हम लोग भी कर रहे हैं और पूरा देश भी कर रहा है कि हमें अगले कदम क्या उठाने चाहिए, लेकिन ये इतना आसान सवाल नहीं है और अभी 10 दिन हमारे पास हैं 3 मई तक। मुझे लगता है कि हम सब कहते देते हैं कि घरों में रहो, लेकिन वो इतने सारे लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है, जो घरों तक पहुंच नहीं पाए हैं, उनके लिए हम क्या उपाय ढूंढ पाएंगे? उन श्रमिकों को, लेबरों को अपने गांव घर तक हम कैसे पहुंचा पाएंगे? और अब तक दूसरा पहलू ये है श्वेता जी, जो अब तक हमने लॉकडाउन किया है 30 दिन का, अगर हम बहुत जल्दी एकदम से खोल देंगे तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा और भारत के पास वो संसाधन है नहीं कि हम 4th स्टेज में या कम्युनिटी स्प्रेड अगर हो जाए तो हम इसको टैकल कर पाएं। तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कंडीशंस हैं और अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग प्रांत हैं। जैसे आपने खुद कहा कि राजस्थान के अंदर लगातार हमारे आंकड़े बढ़ रहे हैं, तमाम कोशिशों के बाद, तमाम ताकत झोंकने के बाद भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है। इसको कंटेन करने के लिए अभी समय लगेगा, इसलिए कितना आसान नहीं है कि बढ़ाएं ना बढ़ाएं, लेकिन हमें वेट करना चाहिए 3 मई तक का। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेडिकल कम्युनिटी है, डॉक्टर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन सबसे चर्चा करने के बाद एक नीति बननी चाहिए और उसके तहत पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। जो पहली बार लॉकडाउन हुआ था, वो सारे बॉर्डर सील करने पड़े थे, फिर बहुत अफरा तफरी मच गई थी। इसलिए सब स्टेक होल्डर से बात करने के बाद सोच समझकर, संभल कर कदम उठाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ पीड़ा है, दुख है, परेशान है लोग, लेकिन बहुत जल्दी अगर लॉकडाउन को खोल दिया तो उससे हम लोगों का मूवमेंट रोक नहीं पाएंगे और फिर ये संक्रमण बहुत ज्यादा फैल जाएगा। हमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ने जो एक्सपीरियंस किए हैं, उन गलतियों को दोहराना नहीं है। ये हमें सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा 3 मई के बाद। जी, और हरियाणा दुष्यंत जी एक ऐसा राज्य है जहां पर भले ही उसका आकार उतना बड़ा न हो, उसकी आबादी का उस तरह का योगदान देश में न हो, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हरियाणा एक बहुत बड़ा भार अपने कंधों पर उठाता है वहां पर मौजूद उद्योगों के कारण।
अभी कुछ ढिलाई की बात हुई थी कि आप 25% स्टाफ के साथ काम चला सकते हैं थोड़ी, लेकिन कड़ाई काफी थी उस पर। हरियाणा को लेकर लॉकडाउन के संदर्भ में आप आगे का रास्ता कैसा देख रहे हैं? श्वेता जी, जहां लॉकडाउन की बात है, इंडस्ट्री को बैक टू लाइफ हमें लाने के लिए प्रयास ऑलरेडी सरकार ने अनेक करे हैं। आज का जो डाटा मेरे पास आया है उसके अंदर लगभग 17,000 एम्प्लॉयज़ को इन सेटू या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर किसी तरह का स्प्रेड ना हुआ हो, किसी तरह के केसेस ना आए हो, हमने अलाउ किया है, जो आज अपनी अपनी साइट्स पर काम कर रहे हैं। लगभग हमारे 2.25 लाख के आसपास लेबर ईंट भट्टों पर थी, उनको हमने परमिशन दी है कि वो अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करें। कंस्ट्रक्शन साइट जिसके अंदर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इन साइट हैं, उनको हमने परमिट किया है, जो रजिस्टर्ड है हमारे पास। इस तरीके से आज केंद्र सरकार का एक और नोटिफिकेशन आया जहां पर और अनेक चीज़ों को खोलने की प्राथमिकता दी जा रही है। मगर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हरियाणा में अब तक 270 केसेस पॉजिटिव आए थे, उसके अंदर 170 लोग रिकवर कर चुके, जो कि मैं ये मानता हूँ हमारी मेडिकल टीम की बहुत अच्छे प्रयास है। एक एक नागरिक ने लॉकडाउन का बड़ा पालन करने का काम किया। आज भी हमारे 5 ही ऐसे जिले हैं जो हॉट जोन में हैं। पिछले 48 घंटे में केवल मात्र 3 जिलों में नए केसेस सामने आए हैं। हमें हर नागरिक को ये समझाना पड़ेगा कि लॉकडाउन अपने आप में इस बीमारी को रोकने में, आज आपने दिल्ली के जहांगीरपुर की बात करी, वहाँ आप देखिए कि कैसे एक ही सर्कल के, एक ही गली के, जो सुनने में आया कि परिवार से जुड़े लोग थे, 46 लोग, इसका मतलब तो उस पूरी कम्युनिटी के अंदर ये वायरस स्प्रेड हो चुका है। जनता जागरूक है, आप लोगों के माध्यम से भी जनता बारी बारी इन चीज़ों को देख रही है, मगर लाइफ को बैक टू नॉर्मल लाना पड़ेगा, और लाना इसी लड़ाई के साथ पड़ेगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अपनी वर्क साइट्स को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को सैनिटाइज निरंतर धोते रहे, करते रहे, जिससे कहीं ना कहीं वायरस के स्प्रेड को हम रोक पाएंगे। जो गलती अमेरिका ने करी वो गलती हिंदुस्तान नहीं कर सकता। अमेरिका की आबादी से कई गुना ज़्यादा हमारी आबादी है, और अगर इस तरह का स्प्रेड हिंदुस्तान में हमें देखने को मिला, मैं सचिन जी की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं कि अगर 130 करोड़ लोगों के अंदर ये वायरस फैल जाता है तो फिर इसके लिए पूरी दुनिया की मेडिकल व्यवस्था भी अगर लग जाएगी तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज ही चाइना का आंकड़ा आया है कि चाइना में सेकेंड वेव एक नए शहर में शुरू हो चुकी है, जो अपने आप खतरे की घंटी है। लोग समझदार है, और अगले 10 दिन मैं मानता हूं कि कठिन घड़ी है। उस कठिन घड़ी के अंदर एक एक हिंदुस्तान का नागरिक अगर मजबूती से कोरोना से लड़ेगा तो हम इससे हमारे हिंदुस्तान को बचा पाएंगे। वाकई यूं तो भारत जैसे बड़े देश में लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा, यही बहुत बड़ा अपना सवाल था। सबके मन में यह था कि क्या घोषणा तो हो गई है, लेकिन ये होगा कैसे, लेकिन आखिरकार हुआ। सचिन जी, मैंने देखा कि किस तरीके से राजस्थान में, जो कि आपका अपना मंत्रालय है, उसके तहत मनरेगा का काम भी दिया गया लोगों को, ताकि भले ही लॉकडाउन रहे लेकिन कम से कम जो लोग रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। आपको लगता है कि अगर इस मियाद के आगे, जो कुल 40 दिन पूरे होंगे, उसके आगे अगर लंबे समय के लिए बढ़ाना भी हो अगर लॉकडाउन, तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जो लोग अपने घरों से दूर हैं, जो मजदूर खासकर जो पैदल भी चलने को तैयार हो जाते हैं, क्या कोई ऐसी चीज है कि व्यवस्था की जा सके सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए? सब कुछ संभव है श्वेता जी। अगर हम विदेशों से चार्टर्ड प्लेन में लोगों को वापस देश में ला सकते हैं, तो हमारे देश का नागरिक किसी एक राज्य में है और वहाँ ग्रीन जोन है, उसको किसी और राज्य के किसी और जिले में जाने, जो भी ग्रीन जोन है, तो वहां तो हम उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं ना। क्योंकि कितने दिनों, अच्छा जो व्यक्ति किसी और राज्य में है उसको जो सपोर्ट है, अगर वो गरीब भी है लेकिन अपने घर में जाएगा तो कम से कम क्वारंटीन वहां रख सकते हैं उसको 14 दिन के लिए। तो कुछ ना कुछ व्यवस्था बैठानी पड़ेगी। और हम लोग बार बार जैसे कह देते हैं कि ये लॉकडाउन से लोग बहुत परेशान हैं। कौन सबसे ज्यादा जो परेशान लोग हैं वो है जो दिन में दिहाड़ी करता है, ठेला लगाता है, रिक्शा खींचता है, रोज कमा के अपने बच्चों का पेट पालता है। उन लोगों के लिए हमें तो कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ये जल्दबाजी में हम कदम नहीं उठाएं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजस्थान के अंदर भी जो नरेगा में लोग काम करते थे बिल्कुल ठप पड़ा था। 17 अप्रैल को मैंने मीटिंग ली थी तो सिर्फ 60,000 लोग एनरोल्ड थे नरेगा में। आज 5 दिन के बाद 7 लाख लोग आ गए हैं, 7 लाख। तो लोग
अब खेतों में काम कम हो रहा है तो लोग मजदूरी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथों में पैसा देंगे इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करने का, यही एक तरीका है। और मैं मानता हूं कि एक मॉडिफाइड, हमारे यहाँ पे जो लॉकडाउन चल रहा है वो मॉडिफाइड है। कुछ उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर लोग काम चालू कर चुके हैं, कुछ दुकानें हम खोलने की परमिशन दे चुके हैं, तो धीरे धीरे परमिशन दे के, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम कर्फ्यू और लॉकडाउन की सैंक्टिटी को। अगर हम कर्फ्यू लगाएं, लॉकडाउन करें और कोई उसको माने ना, तो फिर हम अपने आप खतरा मोल ले रहे हैं। ये तो हम सबको अपने भविष्य, अपने परिवार, अपने समाज की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खुद ही निर्णय करना पड़ेगा। और आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, इतने बड़े देश में लॉकडाउन करना कोई छोटी बात नहीं है। इस सब लोगों का योगदान है इसके अंदर, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग सरकारें, सब स्टेक होल्डर्स। और जितना ज्यादा हम इसको प्रचलित करेंगे, मैं समझता हूँ उतनी कामयाबी मिल सकती है। हम टेस्टिंग अभी बहुत कम कर रहे हैं, अगर हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे, फिर ट्रीट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, यही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। सिर्फ लॉकडाउन करने से सोल्यूशन आने वाला नहीं है। हम लोगों को वैक्सीन की वेट करनी पड़ेगी, लेकिन तब तक यह महामारी बनकर बहुत दूर तक ना फैल जाए, इसके लिए हम सब लोगों को जिम्मेदारी से कदम उठाने पड़ेंगे। उन मजदूरों का सवाल मैं दुष्यंत जी आपसे भी जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हरियाणा भले ही हर क्षेत्र में सेना से लेके खेल तक हर जगह अव्वल नजर आता है, लेकिन मजदूरों की जब बात आती है तो देश के बाकी प्रदेशों के जो लोग हैं वो भी काम करने आते हैं। उनमें से कई हैं जो जिन्होंने पलायन की कोशिश की। क्या आप कह सकते हैं कि हरियाणा में जितने मजदूर थे, जितने आवश्यक होंगे आज दोबारा उन उद्योगों को शुरू करने के लिए, वो वहीं पर हैं? क्या कामकाज आप कोशिश करें कि दोबारा कम से कम अर्थव्यवस्था की गाड़ी को सही तरीके से शुरू किया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सके, तो वो आज की तारीख में 3 मई के आगे अगर वो छूट दी जाती है पूरी तरीके से उद्योगों को, तो वो हो सकेगा? श्वेता जी, बड़ा अच्छा और अहम सवाल है, क्योंकि आपने खुद देखा किस तरीके से बड़ी मात्रा के अंदर लेबर की माइग्रेशन हमें दिखी, और वो कोई पैसों के लालच में मूवमेंट नहीं थी, वो इमोशंस थे जो लोगों को अपने परिवार की ओर लेकर चल रहे थे। लोगों की 600, 700 किलोमीटर की पद यात्रा को आपने दिखाया। मगर आज के दिन भी हम ये मानते हैं कि जो लेबर है वो हमारी धरोहर है, और उन बिना हमारी इंडस्ट्रीज कामयाब नहीं होगी। आज हमने खुद 10,000 के आसपास लोगों को अलग अलग शेल्टर होम्स में रखा था, मगर अच्छी चीज देखने को आई कि निरंतर लोग अपनी वर्क लाइफ में वापस जाने लगे। जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे रूरल इकोनॉमी के अंदर, महिलाओं को हमने प्रेरित किया, और हमने हमारी वीट परचेज के लिए फार्मर्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ को मास्क मिल जाए, महिलाओं से कपड़े के मास्क बनवाकर सप्लाई करने का काम किया। उसी तरीके से जैसे मनरेगा की बात कर रहे थे आप, मनरेगा के अंदर हमने पशुओं के शेल्टर, जो काउ शेल्टर होते हैं, इस तरीके से मनरेगा एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया कि अपने गाँव में वो इस तरह की एक्टिविटी शुरू करे कि वो व्यस्त रहे। और जो इंडस्ट्रियल लेबर है अधिकतम उन्हीं बड़े शहरों के अंदर रुकी हुई थी। और अच्छी चीज़ है, जिस तरह का मैंने रिस्पांस लिया गुड़गांव की इंडस्ट्री का, लगभग तमाम इंडस्ट्री के पास आज के दिन भी 70-80% तक लेबर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बैठी है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो फेस्ड मैनर में जैसे इन सेटू को 50% और 33% नॉन ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ को कर रहे हैं, हमने अलाउ किया है, इंडस्ट्री चलने लगी है। अगर 13,000 एम्प्लॉयज़ आज आए हैं अपने वर्क प्लेस के अंदर, तो अपने आप में दर्शाता है कि वो उत्साहित है इकोनॉमी को रिवाइव करने में। मगर ये केवल मात्र हरियाणा या राजस्थान या नॉर्थ इंडिया की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के आगे एक चैलेंज सामने आएगा कि वर्क लाइफ को बैक टू नॉर्मल कैसे लाया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 तारीख के बाद देश के अंदर जो ढील दी जाएगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं वर्क लाइफ जो इंडस्ट्री की है उसको हम सामान्य ढंग से आगे ले जा पाए। सचिन जी, बड़ा मुश्किल होता है जान और जहान का संतुलन, और प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से, जब पिछली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये इस बैलेंस को बनाने में ही कोरोना के खिलाफ असली जंग हम जीत सकते हैं। अगर आपको सजेशन देने हो, आपको सुझाव देने हो कि देश दोबारा कैसे, चूंकि कम से कम तो सितंबर तक हमें वैक्सीन के इंतजार में रहना होगा, और वो भी अगर वो जो इस समय ट्रायल्स जो आज से शुरू हुए हैं वो सफल हो जाते हैं तो कम से कम सितंबर तक का समय निकालना होगा, तो उसमें किस तरह से बैलेंस बनना चाहिए? मुझे तो लगता है कि हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली अब परिवर्तित हो गई है और परिवर्तित रहेगी एक लंबे समय तक। लेकिन सरकार चाहे किसी पार्टी की भी हो, जो आज सबसे वंचित है, सबसे गरीब तबका जो हमारे देश में है,
हमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनको रखना पड़ेगा। तो हमारे जो देश भर में अनाज के भंडार हैं, वो हमें खोलने पड़ेंगे गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो 2 जून की रोटी अपने आप नहीं खरीद सकते हैं, तो उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। उनके खातों में पैसा डालना पड़ेगा। और अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इतना बड़ा देश हमारा, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो जो बिल्कुल निर्धन है, गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन लोगों को हम खाना और पैसा नहीं देंगे, तो हम आगे इस लॉकडाउन को कामयाब नहीं कर सकते हैं। अगर लोग असंतुष्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाएँगे, और मुझे लगता है कि ये संतोष का भी बाँध टूट सकता है। इसलिए जो हमारे देश की जो बहुत बड़ा तबका है, जो आज इस कगार पे खड़ा है, उनके पास ना तो साधन है, ना रिसोर्सेज़ हैं, ना पैसा है, ना खाने की सामग्री है। उन लोगों तक सामान पहुँचाना, उन लोगों तक पैसा पहुँचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, अब ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो घरों से काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। और लोगों को ये लगना चाहिए कि हम लगातार कामयाब भी हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों को टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। अभी तक हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ नाकाफ़ी है हमारे जैसे देश के लिए। टेस्ट में रिजल्ट आएँगे, कुछ पॉजिटिव भी आएँगे, लेकिन लोग ठीक भी होते हैं। बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार होते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है। लेकिन लोगों से ट्रांसपेरेंटली लगातार संवाद हो, सरकार असलियत बताती रहे, उन तक खाना पैसा पहुँचाए, और अलग-अलग राज्यों की जो परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुरूप उनसे विचार-विमर्श करने के बाद अपनी जो 3 तारीख के बाद की कार्य योजना है, उसका खुलासा करें। लेकिन आज करना चाहिए। 3 तारीख को जो हम करेंगे, उसको 2 मई को हम निर्णय लेंगे, तो तैयारियाँ नहीं हो पाएँगी। इसलिए समय रहते ही योजना बनाएँ और सब लोगों से खुले मन से बात करें। कौन टीएमसी है, कौन जेडी है, कौन कांग्रेस है, कौन, ये बात की बातें हैं। आज हमें जनता की फ़िक्र करनी है, और नागरिक सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, ये जो स्थान के जो हिंदुस्तान की जनता रहती है राज्यों के अंदर है ना, गाँव में, शहरों में, तो स्टेट्स टैकल कर रही हैं इस सारे कोरोना वायरस को, तो उनको ताकत, संसाधन, पैसा, मेडिकल इक्विपमेंट संतोषजनक तरीके से पहुँचाना चाहिए, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के। हालांकि दुष्यंत जी, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि लोगों को पैसे ट्रांसफर किए गए हैं अलग अलग, चाहे किसान निधि योजना हो या बाकी के तहत किस तरीके से लोगों को ट्रांसफर किया गया। कई राज्यों से भी हमने सुना है कि उनकी तरफ से भी यह दावा है कि लोगों तक पैसे पहुंचाए गए हैं। पर यहाँ पर सवाल एक और बड़ा उठ रहा है, वो ये कि कटौतियां हो रही हैं केंद्रीय कर्मचारियों का। हमने देखा कि किस तरीके से उनको इसका सामना करना पड़ेगा। जो उद्योगपति हैं उनमें से कई अपनी तरफ से डोनेट कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज है, वो ये कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कब तक उनका ये बलिदान, कब तक उनका ये इंतजार, कब तक उनका ये धैर्य, कब तक। हम क्या समझे कि कल की तारीख में अगर उद्योग धंधे शुरू भी हो जाएं, तो कम से कम उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम ही तब तक करना चाहिए जिनका दफ्तर जाना अनिवार्य न हो। उन लोगों को तब तक अपने घरों में ही रहने की कोशिश करना चाहिए जिन्हें बाहर घूमने फिरने से कोई बहुत सकारात्मक फायदा नहीं हो रहा है। क्या पूरी तरीके से शैली जीवन की तब तक बदली रहेगी जब तक कोई वैक्सीन, कोई इलाज हमारे सामने न हो? राज्य सरकारों का क्या है इस पर सोचना? श्वेता जी, जैसे आपने बात रखी कि कब तक का जवाब तो मेरे ख्याल से आज के दिन किसी भी देश के पास नहीं है। मगर जिस गंभीरता के साथ हिंदुस्तान ने अब तक लड़ाई लड़ी है और जिस तरीके से अधिकतम जिलों को रेड से हमने ग्रीन की ओर कन्वर्ट किया, एक्सेप्ट एपिसेंटर्स जिनको आप कह सकते हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली है, मुंबई है या और हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल उन हॉटस्पॉट्स को छोड़कर बाकी जगह हमें अपने जीवन काल को वापस लाना पड़ेगा। आज हमारे कोर्ट्स बंद हैं, आज हमारे अधिकतम दफ्तर बंद हैं, अधिकतम हमारी इंडस्ट्री बंद है। मुझे लगता है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी तहसील, सब तहसीलों को खोलने का काम किया और आज ये नतीजा है कि हमारे पास दिन प्रतिदिन लगभग 80-90 लोग आकर अपने कागजी कार्रवाइयों को पूरा करा रहे हैं। मगर हम ट्रांसपोर्ट कब खोलेंगे, हम रेलवे कब खोलेंगे, ये गंभीर विषय बनता है। जैसे सचिन जी कह रहे थे कि लोग घर वापस आना चाहते हैं। इनके राजस्थान के कोटा के अंदर लगभग 900 से ऊपर छात्र हरियाणा के पिछले 30 दिनों से वहाँ पर बैठे थे, कोचिंग नहीं चल रही। आज हमने राजस्थान सरकार के साथ आग्रह कर उनसे रिक्वेस्ट कर क्योंकि वो अपने आप में एक आइसोलेटेड जोन में थे, वो हमारे छात्रों को वापस बुलाने का आग्रह किया है और मुझे उम्मीद है कि कल तक हम लगभग उन 900 छात्र छात्राओं को वापस ला पाएंगे। पर इसी तरीके से कोई बेंगलोर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई चेन्नई में है,
आज इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद है और वो चीज़ देखने की है कि सारी सरकारें, सारे प्रदेश मिलकर किस तरीके से आने वाले दिनों में एक प्लानिंग बनाएगी कि अपने अपने लोग जो वापिस आना चाहते हैं उनको कैसे मूवमेंट की जाए। और अगर मूवमेंट हो जाती है तो रूटीन बैक टू नॉर्मल आने में समय नहीं लगेगा। हमने बाढ़ की स्थिति भी देखी है, हमने भूकंप की स्थिति भी देखी है, हमने सुनामी की स्थिति भी देखी है। समय जरूर लगेगा, मगर वही बात आ जाती है जो प्रधानमंत्री ने कही थी कि जान है तो जहान है। अगर हम अपने आप को बचा पाएंगे इस महामारी से तो बिल्कुल वापस आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हिंदुस्तानी फाइटर्स हैं एंड विल फाइट इट आउट हार्ड। सचिन जी, लेकिन ट्रैवलिंग जो है, वो यात्रा जो है, वो सीधे तौर पर अगर हम समझें तो केवल वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, जैसे कोटा के छात्रों की बात अभी दुष्यंत जी ने की, जिन्हें उत्तर प्रदेश अपने पास ले गया, लेकिन बाकी राज्यों के कैसे जाएं अभी तक पता नहीं। जो मजदूरों की बात है, वो अगर वाकई अपने गांव तक जाना चाहते हैं या फिर कामकाज के लिए रुकना चाहते हैं कहीं पर, तो उनकी व्यवस्था, ये यात्राएं तो समझ में आती हैं, लेकिन अभी लंबे समय तक समझ नहीं आ रहा कि यात्राएं जो बाकी हैं वो लागू होंगी या उसके लिए तो अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये लॉकडाउन जब भी जाएगा उसे तो बहुत चरणबद्ध और बहुत योजनाबद्ध तरीके से हटाना पड़ेगा। इसको बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से हमें टैकल करना पड़ेगा। आप अगर बॉर्डर्स खोल दीजिएगा और लोग बसों में और ट्रेनों में चढ़ के जाएंगे, भर के जाएंगे, तो फिर ये रुक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए जो बहुत एसेंशियल ट्रैवल है, जो, और मैं तो फिर भी कहता हूँ अगर आप बॉर्डर्स को खोलते भी हैं तो हर व्यक्ति को स्क्रीन करिए और जहाँ भी अपने घर में जाए, अगर कोई हॉट जोन से आया है तो उसको 14 दिन के लिए आइसोलेट करके रखें। ये सारे कदम जिला लेवल से लेके राज्य लेवल और केंद्र सरकार तक उठाने पड़ेंगे। इंक्रीमेंटली हमें खोलना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इस जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत भारी नुकसान उठाएं। जैसा सेकेंड वेव के लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं कि जून में पीक करेगा, इसलिए हमें संतोष रखना चाहिए। और हम आपके साथी भी जो मीडिया कर्मी हैं रोज इस पे चर्चा करते हैं, कब हटेगा, कब खुलेगा। वो तो स्थिति पे डिपेंड करेगा ना, किसी के चाहने ना चाहने। कौन चाहता है कि लॉकडाउन रहे? किस व्यक्ति को आज मजा आ रहा है, किस सरकार को आज अच्छा लग रहा है कि हमारे लोग अपने घरों में हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कत अर्थव्यवस्था को है, लोगों को है, स्वास्थ्य को है। सब चाहते हैं कि वापस पटरी पर गाड़ी आए, लेकिन हमें दूसरे देशों के अनुभव से सीखना पड़ेगा और हम कोई चांस लेने की स्थिति में है ही नहीं। तो लॉकडाउन जो खुलेगा, ट्रैवल होगा, मुझे लगता है सिर्फ बेयर एसेंशियल्स के लिए करना चाहिए। जो लोग फंसे हैं और अनइन्फेक्टेड हैं, नेगेटिव टेस्ट में हैं, ट्रांसपोर्ट सेफली वापस जा सकते हैं, तो उसकी एक सेंट्रल पॉलिसी बननी चाहिए। जहाँ तक कोटा की बात है, जो राज्य सरकार हमसे आग्रह कर रही है उनको परमिशन दी जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सरकारों ने आग्रह किया था, वहाँ उनके बच्चे वापस जा रहे हैं। लेकिन नागरिक सब हैं, चाहे वो श्रमिक है या छात्र छात्राएं हैं, हम सबको कोई ना कोई पॉलिसी के तहत उनको डील करना पड़ेगा। सेफ गार्ड्स इंश्योर करने के बाद अपने लोग घर पहुंच सकें। और मुझे तो लगता है कि अगर कोई माइग्रेंट लेबर भी है, वो अपने घर में, अपने परिवार में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगा, ज़्यादा सुरक्षित रह भी पाएगा। अब हमारे राजस्थान के लोग पूरे हिंदुस्तान भर में है, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, हर जगह वहीं पे हैं पिछले 1 महीने से। तो अगर जो टेस्ट करने के बाद अगर उनको सेफली हम अपने घरों में ला सकते हैं, तो यहाँ पर आकर वो, मुझे लगता है कि कोरोना से अच्छी तरह लड़ सकते हैं। उनको संबल मिलेगा, ताकत मिलेगा, घर परिवार के लोग होंगे, एक आदमी को हिम्मत बनती है। इसलिए जरूरी है कि हम नेशनल पॉलिसी बनाएं और सेफ जोन टू सेफ जोन ट्रैवल का जो है हमें कहीं ना कहीं खोलना पड़ेगा। जी, चूंकि जापान, दक्षिण कोरिया ऐसे देश रहे जो लगा कि पूरी तरीके से उन्होंने नियंत्रण में कर लिया है लॉकडाउन के बाद, लेकिन उसके बाद एक बार फिर हमने देखा कि किस तरीके से मामले वहां पर बढ़ने शुरू हो गए। इसलिए जब तक इसका इलाज नहीं, वैक्सीन नहीं, तब तक पूरी छूट तो नहीं दी जा सकती है। लेकिन दुष्यंत जी, एक राज्य के तौर पर आपको अगर सोचना हो कि लॉकडाउन के आगे आप किस तरह की छूट दे पाएंगे अपने नागरिकों को, तो क्या सोच है इस समय? श्वेता जी, आज के दिन भी हमने प्रयास किया है कि पिछले 30 दिनों के अंदर जहां एसेंशियल कमोडिटीज़ को हमने परमिट किया, वहीं धीरे धीरे कर लाइफ सामान्य हो। और ख़ास तौर पर जो जोन्स आज हमारे ग्रीन हैं और हर 14 दिन के अंदर उनका रिव्यू किया जाता है, जो रेड से कन्वर्ट होते हैं, उनको हम दिन प्रतिदिन की कार्रवाई के अंदर छूट देने का काम कर रहे हैं। हमारे पास तो सबसे बड़ा आज टास्क जो है वो प्रोक्योरमेंट का है। लगभग 80-90 लाख मेट्रिक टन हमारे पास गेहूं आती है, और जिस बड़ी संख्या में किसान हमारा मंडियों में आता है, वहाँ आड़ती भी है। मगर मैं बधाई दूंगा हरियाणा प्रदेश के किसान को
जिसने अपने आप बारदाना लेकर अपने घरों के अंदर स्टोर करने का काम किया, जिस तरीके से हमने पिछली बार 477 मंडियां थी उसको बढ़ाकर आज लगभग 1500 के आसपास मंडियों पे पहुंचाया, और आड़ती भाई भी जा जाकर रूरल एरियाज के अंदर प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। ऑल्टरनेट तरीके बनाने पड़ेंगे, हमें रास्ते निकालने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम ऑल्टरनेट वेज के माध्यम से अपनी इंडस्ट्री को भी, अपने वर्क प्लेस को, खास तौर पर ई टीचिंग एक ऐसा ऑप्शन आज उपलब्ध है जहां आप बच्चों को शिक्षा घर बैठे भी उपलब्ध करा सकते हैं। पेरेंट्स आज उसके अंदर बड़ी मदद कर रहे हैं कि अपने बच्चों की शिक्षा को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं आज कॉलेजेस बंद हैं, उनको कैसे दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि वहाँ तो पूरे प्रदेश या देश से अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आकर पढ़ने का काम करेंगे। आज हमें हॉस्पिटल्स को, ओपीडीज को बैक टू नॉर्मल लाना पड़ेगा। हमने एक प्रयास किया, क्योंकि रोडवेज की बसें आज बंद थी हरियाणा के अंदर, हमने 450 के लगभग रोडवेज की बसों के अंदर डॉक्टर्स की टीम बनाई और हमने उनको गाँव वाइज भेजना शुरू किया। और एक चीज सामने आई कि पहले जींद जिले का अगर मैं एग्जांपल लूं तो लगभग 2100-2200 पेशेंट्स को डॉक्टर हॉस्पिटल्स में, सीएचसी में देख पाते थे। अब वहां पर 2800-3000 के आसपास पेशेंट्स को हम दिन प्रतिदिन देख पा रहे हैं। तो एफिशिएंसी के लिए ऑल्टरनेटिव सरकारों को निकालने पड़ेंगे और तरीके ढूंढकर ही इस लॉकडाउन को फेस्ड मैनर में ही हम खोल पाएंगे आने वाले भविष्य में। जी वाकई, अब बस वही देखना है कि ये चरणबद्ध तरीका होगा तो क्या होगा, और इसी पर मंथन सोमवार को होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन पायलट और दुष्यंत चौटाला जी हमसे बातचीत करने के लिए।